घर के नीचे 10 जुगाड़ू बहू की खेती। उन 10 की 10 बहुओं ने घर के अंदर जमीन को गहराई से खोदना शुरू किया। हिम्मत रखो, हम ये कर सकते हैं। हमें आज ही अपने खेत की जमीन को खोदना है। कोमल की बात सुनकर सभी बहुओं में जज्बा सा आ गया और उन्होंने और तेज तेज हाथ चलाए। एक साथ 10-10 बहुएं जमीन को खोद रही थीं, जिसकी वजह से उनका काम आसान हो गया। लेकिन वो आखिर ऐसा कर क्यों रही थी? क्या वजह थी उनकी जमीन को खोदने की? क्या वो किसी के लिए जाल बिछा रही थी या फिर उसमें कोई उनका फायदा था? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। ये लो कर लो बात। अब तो डब्बे में से राशन के चावल भी खत्म होने वाले हैं। नीरज, तुमने देवर जी से बात की थी क्या? क्या कहा उन्होंने? कोई काम मिला इन भाइयों को या फिर अभी भी बस हाथ ही मल रहे हैं? भाभी, कोई काम नहीं मिल पाया। मेरा तो हर दिन दिमाग खराब होता है ये सोच सोच कर कि पता नहीं अगला दिन कैसा कटेगा। बाजार से फ्री बराबर सड़ी गली सब्जी लाकर हम खाना बनाते हैं, लेकिन आखिर कब तक कोई हमें ये सड़ी गली सब्जी देगा? और कब तक हम ऐसे ही समय गुजारेंगे? क्या पता कब तक का ये दुख हमारे भाग्य में लिख गया है। 10-10 भाई हैं और 10 के 10 बेरोजगार हैं। अब तो घर का राशन भी दोबारा खत्म होने की कगार पर आ गया है। पिछली बार तो मैंने माँ को बोलकर भैया से राशन भरवा दिया था, लेकिन अब अगर दोबारा भैया से बोला तो मेरे पति की क्या इज्जत रह जाएगी। 10 की 10 बहुएं राशन और बेरोजगारी की वजह से परेशान थी। शांता देवी के 10 बेटे थे, जिनकी 10 के 10 की शादी हो चुकी थी और उसी से घर में 10 बहुएं और बढ़ गईं। शांता देवी तो अपने बेटों का घर बसाकर चल बसी, लेकिन बेटे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। 10 के 10 ही बेटे बेरोजगार थे और उसकी वजह से उनके घर के हालात नाजुक रहते थे। उनकी पत्नियां जुगाड़ से किसी तरह घर का गुजारा चलाती रहती थी और अब भी उनके ऊपर मुसीबत ही आई हुई थी। सारा राशन खत्म हो गया है। जरा से मुट्ठी भर चावल पड़े हुए हैं डब्बे में। उनसे मैं क्या बनाऊं? भाभी, ज्यादा परेशान क्यों होती हो? जैसे हम हर चीज में जुगाड़ करते हैं, वैसे अब भी कोई ना कोई खाने का जुगाड़ हो ही जाएगा। मैं और नीमा जंगल चले जाते हैं। कोई तो शाख पत्ता ऐसा होगा जिससे हम अपना खाना बना सके। शालिनी नीमा को लेकर जुगाड़ से अपना पेट भरने को जंगल में आ गई। सभी तरफ जंगल ही पेड़ थे और कोई खाने लायक चीज दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ऐसे जंगलों में कुछ खाने पीने का ढूंढना आसान नहीं होता है। मेरी मानो तो शालिनी, भाभी अभी इस जंगल से निकल चलते हैं। आसपास जंगल के बाहर कितने सारे खेत हैं। चलो वहाँ से किसी सब्जी का जुगाड़ करते हैं। नहीं नीमा, हम किसी के खेत से ऐसे बिना इजाजत सब्जी नहीं ले सकते। ये तो चोरी होगी ना। चोरी नहीं भाभी, मजबूरी होगी। और हम कौन सा सारे खेत की फसल लेकर जाएंगे? हम तो बस इतना लेकर जाएंगे जितने में हमारा चूल्हा जल जाए। और वैसे भी इन लोगों के पास तो जमीन है, अपने खेत हैं जिन पर ये फसल उगाते हैं। हमारे पास क्या है? दोनों बहुएं ऐसा चाहती तो नहीं थीं, लेकिन फिर जब उन्हें जंगल में कुछ नहीं मिल पाया तब उन दोनों को मजबूरी में एक खेत में ही उतरना पड़ा। वो एक आलू का खेत था। भाभी, एकदम आराम आराम से छिप छिप कर आना। अगर किसी को पता चल गया ना तो हमारी खैर नहीं। हाँ, जानती हूँ। नीमा और शालिनी ने बड़ी ही सफाई से आलू ले लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस जाने को अपने कदम आगे बढ़ाए, उसी वक्त खेत का मालिक आ गया और वो दोनों नीचे बैठ गईं। अरे अरे, कौन हो रे तुम दोनों? हाँ, क्या कर रही हो मेरे खेतों में? वो हम दोनों अरे अंकल, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन अचानक से हमने देखा कि आपके आलू की फसल के पास एक बकरी थी जो आपकी फसल को उखाड़ रही थी, इसलिए हमने उसे भगा दिया। उसने ना ये आलू निकाल दिए थे, आप रख लीजिए। अच्छा, तो ये बात है। मैं क्या तुम्हें पागल नजर आ रहा हूँ? हाँ, जो तुम्हारी इन बेकार की बातों पर भरोसा करेंगे? बोलो, मैं अच्छे से जानता हूं तुम दोनों चोर। अरे, कहां गई? खेत का मालिक उनके ऊपर भड़क ही रहा था कि शालिनी और नीमा उसकी बात को अधूरा छोड़कर ही भाग गईं और कुछ दूर भागने के बाद, नीमा की बच्ची, आज तो तूने मुझे भी अपने साथ मरवा ही देना था। कहाँ खो गई? देखो भाभी, ऐसा नहीं लगता जैसे कि ये खेत नीचे को जा रहा हो। अरे हाँ, लग तो यही रहा है। दोनों ने उस खेत को करीब से देखा और वो उसे देखकर चौंक गई। वो खेत जमीन से शुरू होकर एक गड्ढे के अंदर को जा रहा था, जिसको देखकर दोनों बहुएं चौंक गईं और अपने घर को आ गईं, लेकिन वो उसका ख्याल दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। आ गई तुम दोनों? क्या मिला? ये थोड़े आलू लाए हैं, ये लीजिए। कहाँ से किया आलूओं का जुगाड़? क्या बात है, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो भाभी रास्ते में एक बड़ी अजीब सी चीज दिखाई दी थी। क्या देख लिया? वो एक खेत था जो अजीब ही था।
वो जमीन से शुरू होकर जमीन के नीचे को जा रहा था, जैसे किसी गड्ढे में हो। भला ऐसा भी क्या कोई खेती करता है? शालिनी की बात सुनकर सभी कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर कुछ देर को सोचने के बाद कोमल बोली, जमीन के नीचे खेती? ये आइडिया तो अच्छा है, चाहे कोई करता हो या ना करता, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। जमीन के नीचे खेती इतना बुरा भी नहीं है, बस जरा अटपटा है। सही कहा आपने हिमांशी भाभी, जमीन के नीचे खेती करने से हमें पानी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जमीन के नीचे भी तो पानी होता है। और जमीन के नीचे अगर हम खेती करेंगे तो इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही हमें किसी जमीन के लिए पैसे भी नहीं देने होंगे। सही कहा, हम ऐसे ही खेती कर सकते हैं। तो चलो सोचना कैसा, काम शुरू करते हैं। 10 की 10 बहुएं ही जुगाड़ू थीं। उन्होंने इस विचार के बारे में दूसरी बार नहीं सोचा और खेती करने का पूरा मन बना लिया। लेकिन वो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे खेती करने वाली थी, जिसके लिए उन सभी ने अपने घर में से औजार उठाए और घर के अंदर ही जमीन को गहराई से खोदना शुरू कर दिया। हिम्मत रखो, हम ये कर सकते हैं। हमें आज ही अपने खेत की जमीन को खोदना है। कोमल की बात सुनकर सभी बहुओं में जज्बा सा आ गया और उन्होंने और तेज तेज हाथ चलाए। एक साथ 10-10 बहुएं जमीन को खोद रही थी, जिसकी वजह से उनका काम आसान हो गया और कुछ ही घंटों में उन्हें जमीन के नीचे एक खेत जैसी जमीन बना दी। अरे वाह, हमने जमीन बना दी दीदी। सही कहा, अब बस हमें इसमें फसल लाकर लगानी है ताकि हम खेती कर सकें। रसोई में धनिया के दाने हैं, मैं वो ले आती हूँ, उससे हमारे खेत में हरा धनिया उग जाएगा। जुगाड़ू बहुओं ने खेत के एक हिस्से में धनिये के दाने डाल दिए, लेकिन वो सिर्फ धनिये की खेती नहीं करने वाली थी, इसलिए वो जो खेत से आलू लाई थी उन्होंने आलू को भी खेत में बो दिया। और ऐसे ही आसपास के लोगों से 2-4 सब्जियां मांगकर उन्होंने सारी सब्जियों को अपने खेत में लगा दिया। हमारा ये खेत जमीन के नीचे है, इसीलिए हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। इसमें पानी की टेंशन हमें नहीं है, लेकिन हाँ, जमीन के नीचे के जहरीले कीड़े वगैरह इसे खराब कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ ठीक से पहरा देते रहना है। सब्जियां बोकर जुगाड़ू बहुएं खेत से बाहर आ गईं और हर रोज अच्छे से अपने खेत पर पहरा देती थी। और अगर कोई खतरनाक या जहरीला कीड़ा उनके खेत में आ जाता तो वो उसे चप्पलों से पीट पीट कर मार देती थी। ये किस तरह का कीड़ा है? कोई जहरीला कीड़ा लगता है, अभी बताती हूँ। सलोनी ने अपनी चप्पल उतारी तो देखा वो एक बिच्छू था। सलोनी ने कई बार उसको अपनी चप्पल मारी। इस बीच बिच्छू ने उसका हाथ काट लिया, लेकिन ये वाले स्ट्रगल तो 5 बहुओं के लगे ही रहते थे। ऐसे ही देखते जमीन के नीचे वाले खेत की रखवाली करते करते महीनों बीत गए और अब खेत तरह तरह की सब्जियों से भर चुका था। अरे वाह, हमारी मेहनत रंग ले आई। हमारी जमीन के नीचे का खेत तो चल निकला। आज तो बाजार में ताजा सब्जियों के अच्छे दाम चल रहे हैं, चलो इन्हें चलकर बेचते हैं। सभी बहुओं ने उन सब्जियों को तोड़ लिया और उन्हें बेचने बाजार आ गई, जहां बाजार में उनके खेत की सब्जी ताजी यूं ही बिक गई। अरे वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं ये बैंगन और आलू। बहन जी कैसे दिए? बस 20 रुपए किलो। अच्छा जी, मुझे 1 किलो बैंगन और 1 किलो आलू दे दो। देती हूँ। नीरज ने उस औरत को बैंगन और आलू दे दिए। ऐसे ही अब बहुएं रोजाना बाजार में सब्जी बेचने आती थीं और अपने खेत में भी मेहनत करती। आसपास के लोग उनके पास इतनी ताजा सब्जियां देखकर और उनके हालात बदलता देखकर कंफ्यूज रहते थे, लेकिन कोई भी उनके जमीन के नीचे वाले खेत के बारे में कुछ नहीं जान पाया था और अपनी सूझबूझ से बहुओं ने अपनी जिंदगी बदल डाली थी। अरे बहू, झाड़ू लग गई, मैं चूल्हा जला देती हूँ, तब तक तू खाना बना लियो। नहीं माँ जी, आप कुछ मत करो, मैं खाना भी बना दूंगी, झाड़ू बस लग गई है। नेहा झाड़ू लगाकर खाना बनाने जा रही थी कि तभी दरवाजे पर नेहा का देवर धीरज दूल्हे के जोड़े में श्रुति नाम की लड़की के साथ घर आता है। ये लड़की कौन है? माँ, ये श्रुति है मेरी पत्नी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। श्रुति के माँ बाप हमारी शादी के खिलाफ थे। श्रुति की शादी किसी और से करवाना चाहते थे, इसीलिए मुझे जल्दबाजी में ये सब करना पड़ा। कोई बात नहीं देवर जी, अब जो चीज हो गई है हम उसको तो बदल नहीं सकते हैं। हमें बुरा जरूर लगा है कि आपने हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि आपने शादी कर ली और मेरी देवरानी कितनी सुंदर है। सच में ना? आप लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं देवर जी, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? चलिए अंदर चलिए। हाँ, दरअसल श्रुति अमीर घर से है, तो श्रुति को हमारे घर में एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। भाभी, आप श्रुति की मदद करेंगी ना हमारे घर में एडजस्ट होने में? तुम मुझे इतना समझा क्यों रहे हो? अगर कल तुम्हारी पत्नी घर में आई है तो वो क्या मेरी कुछ लगती नहीं है? मेरी भी तो देवरानी लगती है ना श्रुति, तो मैं अपनी देवरानी की किसी चीज में मदद क्यों नहीं करूंगी? श्रुति चलो मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलती हूँ। श्रुति, हमारे घर में बस एक ही कमरा है जिसमें रसोई है, तो तुम अब इस कमरे में रहना।
हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम बाहर सब रह लेंगे। अच्छा, अब आप बाहर जाओ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। श्रुति अपनी जेठानी के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करती है। कुछ दिनों के बाद श्रुति की माँ साधना घर आती है। श्रुति, हमें तेरी शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तूने जो अपने मन से किया है ना, हम उसके सख्त खिलाफ हैं, लेकिन माँ बाप हैं, अब हम कुछ भी तो नहीं कर सकते। इसका मतलब आप सबको मेरी शादी से कोई एतराज नहीं है? आप सबने मुझे अपना लिया? नहीं, अब हमें कोई एतराज नहीं है, इसलिए मैं तुझे यहाँ हीटर और कुछ बाकी सामान देने आई हूँ। ठंड बढ़ रही है तो ठंड में तुझे वैसे भी इतनी तकलीफ होने लगती है, हम अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकते, इसीलिए हीटर और बाकी सारी तेरी जरूरत का सामान लाई हूँ। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, हम आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने देते। हाँ, हम गरीब हैं, लेकिन जेठानी जी, आप तो चुप ही रहो। क्यों नहीं है इसकी जरूरत है? अरे आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे जरूरत है, और वैसे भी मेरी माँ लाई है मेरे लिए। आपको इन सब के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हीटर के इस्तेमाल से जितना भी बिजली का बिल आएगा वो भी इसके मायके की तरफ से ही हर महीने आता रहेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा कि इससे ये दिक्कत होगी, इससे वो दिक्कत होगी। श्रुति ठंड में हमेशा ही अपने हीटर के आगे बैठी रहती है। ठंड तो इस बार काफी ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा हुआ माँ ने हीटर भेज दिया, अगर हीटर नहीं होता तब तो मेरा क्या ही हाल होता। श्रुति आराम से हीटर के आगे बैठी थी। नेहा ठंड में कांपते हुए सब्जियां काट रही थी। बहुत ज्यादा ठंड है। एक तो हमारे पास इतनी लकड़ियां भी नहीं है कि मैं आग जला देती, वरना आपके लिए सही रहता। आप जाइए ना, श्रुति के साथ बैठ जाइए, उसके कमरे में हीटर है। नहीं, रहने दे, मैं तेरे साथ ही बैठी रहूंगी। ठंड है तो क्या हुआ, मुझे इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो 2 दिन से धूप भी नहीं आई है ठीक से। आप बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा, अभी मैं जब खाना बनाऊंगी ना तो आप चूल्हे के पास ही बैठ जाना। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से चूल्हा जला दो। जा बेटा, तेरी चाची हीटर जलाकर बैठी होगी, उनके पास बैठ जा, तुझे ठंड नहीं लगेगी। यहाँ एक तरफ नेहा का परिवार बस चूल्हे पर निर्भर था, तो वहीं श्रुति हीटर के मजे लेती है। चाची, मुझे भी हीटर के पास बैठना है, मुझे ठंड लग रही है। दफा हो जा यहाँ से, गरीब कहीं के। अपनी माँ से बोल, वो तेरे लिए हीटर लाएगी। निकल यहाँ से, मेरे कमरे से। दीपक रोता हुआ बाहर आता है और अपने चाचा को बताता है कि उसकी चाची ने उसे कैसे भगा दिया। तभी धीरज कमरे में आता है और कहता है, श्रुति, तुम बाहर भी तो हीटर चला सकती हो, सब हीटर के आगे बैठ जाएंगे। ये मेरे मायके से आया है, मैं अपने मायके की चीज सबके साथ क्यों बांटने लगी? और मुझे दोबारा मत बोलना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। धीरज को अपनी पत्नी श्रुति के जिद्दी मिजाज के बारे में पता था, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की और वो दीपक को लेकर बाहर आ जाता है। नेहा अपने देवर की शक्ल देखकर सब कुछ समझ जाती है। तभी वो अपने देवर और अपने बेटे से कहती है, अरे देवर जी, एक काम करो, दीपक को लेकर यहाँ रसोई के पास बैठ जाओ। चूल्हे की गर्माहट आएगी तो इसे ठंड नहीं लगेगी। हमारा चूल्हा हीटर से कम थोड़ी ना है, है? अरे बहू, आज हम यहाँ धूप में बैठेंगे। आज इतनी अच्छी धूप निकली है इतने दिनों बाद। माँ जी, देवरानी जी को भी बुला लेती हूँ, वो हर वक्त अपने हीटर के आगे बैठी रहती हैं। नेहा अपनी देवरानी को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा गर्म है। मुझे नहीं पता था कि हीटर सच में इतनी ज्यादा गर्माहट देता है। यहाँ पर तो ठंड का बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा। अरे अरे अरे, आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरा कमरा है, मेरे कमरे में मुंह उठाकर आप क्यों आ गई? ऐसे ही किसी के कमरे में आ जाना, ये कोई मैनर्स है आपकी? माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, लेकिन मैं बस तुम्हें बुलाने ही आई थी। दरअसल बाहर हम सब बैठे हैं साथ में, बाहर इतनी अच्छी धूप आ रही है, तो तुम भी आ जाओ हमारे साथ, धूप में बैठ जाओ। तुम क्या पागल हो गई हो? धूप में मुझे टैनिंग हो जाएगी। तुम ही बैठो धूप में, मेरे पास मेरा हीटर है। लेकिन श्रुति, इतना हीटर का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, ये तो आप बोलोगी ही, आखिर आपके पास जो नहीं है। वैसे भी जिसको जो चीज नहीं मिलती ना, उसको वो चीज अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन मेरे पास है और मुझे किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे कमरे में दोबारा मत आ जाना, मुझे अच्छे से पता है आप यहाँ हीटर की गर्माहट लेने के लिए आई हो ना। श्रुति अपनी जेठानी को कमरे से बाहर कर देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। चाची का कमरा कितना ज्यादा गर्म है, तभी तो चाची अपने कमरे से बाहर नहीं आती। कुछ देर बाद श्रुति अपने कमरे में जाती है, जहाँ दीपक को देखकर श्रुति को काफी गुस्सा आता है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ ने ही भेजा होगा ना कि अपनी चाची का हीटर है, वहीं पर बैठ जाओ। नहीं चाची, माँ ने नहीं भेजा है।
ये सब ना तेरी माँ के बस बहाने हैं। तुम दोनों माँ बेटी को अच्छे से जानती हो। निकलो मेरे कमरे से। श्रुति दीपक को कमरे से निकाल देती है। ये देखकर गीतांजलि कहती है, ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का? अरे तुम्हारे कमरे में आ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? तुम उसे इतना क्यों सुना रही हो? माँ जी, ये आप अपनी बड़ी बहू को समझाओ। अरे मैं अपने मायके से हीटर लेकर आई हूँ। मेरे मायके वाले बिल भर रहे हैं, इस्तेमाल भी तो मैं ही करूंगी ना। जानबूझकर फिर भी जिठानी जी ने अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो हीटर की गर्म हवा ले सके। लेकिन अब अगर आगे ये गलती दोबारा की ना तो मैं भी चुप नहीं बैठने वाली हूँ। कुछ दिनों बाद एक दिन श्रुति के कमरे से धुआं निकलने लगता है। माँ जी, श्रुति के कमरे से धुआं निकल रहा है, सब ठीक तो है ना? डर तो मुझे भी लग रहा है, पता नहीं कैसे धुआं निकल रहा है। चल जरा कमरे में जाकर देखते हैं। ये सब क्या है श्रुति? तुम्हारे कमरे से तो धुआं निकल रहा है। हाँ तो क्या हुआ? इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, मैं अपने कमरे में कुछ भी करूँ आप लोगों को उससे क्या मतलब है? लेकिन ये ठीक नहीं है ना, हम तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। हमारी स्किन बहुत ज्यादा हीटर के आगे बैठने से पतली हो जाती है और खून भी पानी की तरह पतला होता जाता है। अब आप लोगों का भाषण खत्म हो गया हो तो जाओ मेरे कमरे से, मुझे स्टीम भी लेना है और ठंड बहुत हो रही है। अगली बार मेरे कमरे में गलती से भी मत आना, फिर चाहे जो हो जाए। ऐसे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुबह से शाम हो जाती है लेकिन श्रुति कमरे से बाहर नहीं निकलती। तो श्रुति अपने सास के साथ उसके कमरे में जाती है और देखती है। ये क्या हो गया मेरी बहू को? माँ जी, हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए देवरानी जी को। सब एम्बुलेंस में श्रुति को अस्पताल लेकर जाते हैं और डॉक्टर श्रुति का चेकअप करने लगते हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, देवरानी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इनके शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। ज्यादा हीटर का इस्तेमाल करने से, हीटर के आगे अपने शरीर को ज्यादा रखने से हमारे शरीर का खून पतला हो जाता है और इसीलिए अभी इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप मेरी देवरानी को ठीक कर दीजिए। मुझे माफ कर दो आप सब ने मुझे हमेशा मना किया। जेठानी जी, आपने कितना मना किया, लेकिन मैंने अपने आगे कभी किसी की नहीं सुनी। अगर मैंने हीटर का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। बस करो श्रुति, अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इतना ही काफी है। पर अब तुम आराम करो। डॉक्टर, जल्दी कीजिए, आप मेरा खून ले लीजिए और मेरी देवरानी को चढ़ा दीजिए। डॉक्टर श्रुति को नेहा का खून चढ़ाते हैं और नेहा बिल्कुल ठीक हो जाती है। सब घर चले जाते हैं। अब आप सब यहाँ नहीं बैठेंगे मेरे कमरे में? चलिए मैं हीटर ऑन कर देती हूँ, सब वहीं बैठेंगे और आज के बाद लिमिट में हीटर चलेगा, लेकिन उसकी गर्माहट सबको मिलेगी।